जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजस्थान में आज हिस्ट्री इतिहास का पेपर हो गया है। बहुत ही प्यारा सा पेपर है, वो आपको देखने को मिला। और सबसे प्यारी खुशी मेरे लिए ये थी भी आप सबका पेपर बहुत प्यारा हुआ है। तो चलिए अब हम इस पेपर को सॉल्व भी कर लेते हैं और आप सभी कमेंट करके बताइएगा भी अपना मिशन अब की बार 90 पार जो हो रहा है उसकी कितनी खुशी आपको हो रही है। तो चलिए फटाफट अब अपने इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है, जिसमें पहला प्रश्न है पहले का पहला, सिंधु सभ्यता का स्थल कालीबंगा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर हो गया इसका ब ऑप्शन यानी राजस्थान। दूसरा जो प्रश्न है मोहनजोदड़ो बस्ती कितने भागों में विभाजित थी? तो ये हो गया ए यानी 2। उसके बाद अगला तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीर्थयात्री श्वेत शांग किस देश से आए थे? तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन ए चीन। उसके बाद में गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी किस वंश के प्रसिद्ध शासक थे? स ऑप्शन यानी सातवाहन इसका सही उत्तर हो गया। इसके बाद बात करें पांचवा है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थंकर है वो हो चुके थे? तो महावीर से पहले की बात करें तो उत्तर हो गया स ऑप्शन यानी 23। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अगर आपको कोई और याद नहीं तो आपको पता है फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का, इब्न बतूता मोरक्को का, मार्को पोलो इटली का। कौन सा नहीं है? स ऑप्शन पीटर मुंडी है। ये पीटर मुंडी कहां का था? ये इंग्लैंड का था, ये जर्मनी का नहीं था, इंग्लैंड का था। तो ये गलत है, वो छांटना था। अगला प्रश्न है अपना ऑब्जेक्टिव के अंदर ही, ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर ग्रंथ है वो किसने लिखा था? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, तो स ऑप्शन हो गया आपका फ्रांसवा बर्नियर। इब्न बतूता को किस शहर का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन हो गया ए नंबर यानी दिल्ली। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई 1336 के अंदर, बे ऑप्शन हो गया। यवन शब्द का प्रयोग किन के लिए किया जाता था? तो यह हो गया ए ऑप्शन आपका यूनानियों के लिए। इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखिएगा, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त है वो कब लागू किया गया था? बंगाल में इस्तमरारी, बे ऑप्शन हो जाएगा 1793 में। निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इनके अंदर सबसे पहले कौन सी हुई? जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो सबसे पहले हुआ अप्रैल 1919 के अंदर। चलिएगा इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव को संविधान सभा के कुल कितने सत्र है वो हुए थे? तो बे ऑप्शन हो गया 11 सत्र है वो हुए थे सेशन। संविधान निर्माण के समय भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? स ऑप्शन हो गया बी.एन. राव, बी.एन. राव। चलिए इसी कड़ी में फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान में पहुंच गए हैं जी। सिंधु सभ्यता में बाढ़ सामान्यतः किस पत्थर के थे? किस पत्थर के थे? तो इसका खालिस्तान आपको भरना था चार्ट। उसी कड़ी में मंदसौर को पहले किसके नाम से जाना जाता था? तो वो था दस्तपुर के नाम से जाना जाता था। तीसरा है, किस दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार है वो बदल रहा है? तो वो है बौद्ध दर्शन, बौद्ध भरना था। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता तथा पुराविद कौन सा है वो? कोलिन मैकेंजी, कोलिन मैकेंजी। और खाली मैकेंजी लिख दिया है तब भी वो सही माना जाएगा। इसी कड़ी में अपना पांचवा फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ बढ़े। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल कपास का 3/4 भाग कहां से आता था? अमेरिका या यूएस से, कुछ भी अगर आपने लिखा है अमेरिका आ जाएगा। सहायक संधि किसके द्वारा 1798 में तैयार की गई थी? तो लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। कई बार आप देखेंगे जहां से छोटा क्वेश्चन उठा है वहां से 2 या 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी आया है इस पेपर में। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव, तो आप पूरा नाम लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। खाली नेहरू लिखा है तब भी सही हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गए आपके अब खालिस्तान। अब चलते हैं एक एक नंबर वाले अति लघुतरात्मक प्रश्न। आप कैसे कह सकते हैं कि सिंधु वासियों का सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था? तो इसमें आपको क्योंकि एक नंबर का है कोई एक बात लिखनी थी, तो एक तो आप इस
उत्तर के अंदर क्या लिख सकते थे? एक तो ये लिख सकते थे भी जो ओमानी तांबा है, ओमानी जो तांबा है और जो हड़पाई पूरा वस्तु है, उन दोनों के अंदर ही क्या मिलता है? निकिल मिलता है। एक तो ये पता चलता है, और दूसरा आप अगर आपने ये नहीं लिखा तो ये लिख सकते थे भी जो हड़पाई मर्तबान हैं वो ओमान में मिले हैं, ओमान के अंदर मिले हैं। दोनों में से कोई एक इस प्रकार से लिखना था। पाटलिपुत्र को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो अच्छे से सही है आपका, वो है पटना। मातृवंशिकता का अर्थ क्या है? तो वो हो गई मां से जुड़ी वंश परंपरा। जब परंपरा है वंश की, वो मां के नाम से चलती है, वंश परंपरा। जैसे भारत के अंदर पिता के गोत्र से चलती है, मां से जुड़ी वंश परंपरा है, मातृवंशिकता कहलाती है। इब्न बतूता के अनुसार दावा डाक व्यवस्था क्या थी? ये पैदल डाक व्यवस्था थी जी, पैदल डाक व्यवस्था थी ये। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह किस शहर में है? तो हो गया अपना, ये हो गई दिल्ली के अंदर। चलिए 5 क्वेश्चन हो गए, एक एक लाइन के हैं ये तो सारे। गोपुरम है वो किसे कहते हैं? तो विजयनगर में जो राजकीय प्रवेश द्वार, विजयनगर में जो राजकीय प्रवेश द्वार है, राजकीय प्रवेश द्वार, ये हो गया गोपुरम। मुकद्दम या मंडल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? गांव के मुखिया के लिए, गांव के मुखिया को कहा जाता था। 1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था? तो एक तो आप एक ही लिखना, 1 नंबर का है तो कोई एक बात लिखनी है। तो एक तो इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई, ये लिख सकते थे। या आप ये भी लिख सकते थे भी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया था। तो दोनों ही वजह से ये इंपॉर्टेंस है वो इसकी रही, कोई एक लिख दीजिए। गरीबों के साथ अपना तादात्म्य यानी संबंध स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया था? गांधी जी ने उन्हीं की तरह कपड़े पहने, उन्हीं की तरह उन्होंने रहना स्टार्ट किया, उनकी ही भाषा बोलते थे, और कोई प्रोग्राम होता था तो वो इन लोगों के साथ ही बैठते थे। तो इसकी वजह से गरीबों को लगता था भी ये हमारा मसीहा है। तो इससे लोगों का आपस में क्या हुआ? एक अटैचमेंट है वो स्थापित हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहीं से उद्देश्य, प्रस्ताव, सब पास से ही सारे क्वेश्चन हटाए गए हैं। आपको कहा भी था अभी लास्ट पार्ट से छोटे क्वेश्चन ही आने हैं। खंड ब के अंदर आगे आपके विचार से सिंधु घाटी सभ्यता का अंत है वो किस प्रकार हुआ? तो 2-2, 3-3 बातें लिखनी थी, भले ही बड़ा उत्तर न लिखे चाहिए आप। तो इसमें जैसे नदियों का सूख जाना, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक बाढ़ या भूमि का अत्यधिक उपयोग, इस प्रकार की बातें लिखनी थी। सिक्कों से क्या ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त है? वो होती है, अगर इस प्रश्न की बात करें तो आप ये लिख सकते थे भी जो सोने के सिक्के मिले थे उनसे ये पता चलता है भी वहां पर बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्राओं का जो विनिमय है वो किया जाता था। दक्षिणी भारत में मिले रोमन सिक्कों से पता चलता है कि व्यापार दूसरे देशों से भी होता था। इसी प्रकार पंजाब हरियाणा वाला जो योद्धे क्षेत्र है वहां पर भी सिक्के मिले हैं, तो योद्धे की व्यापार में रुचि और सहभागिता है वो दिखाई देती है। तो इस प्रकार से कोई 2 लाइनों में इसका आंसर आप 2 या 3 लाइनों में इस प्रकार से लिख सकते थे। स्त्री धन किसे कहते हैं? तो सिंपल, विवाह के समय स्त्री को जो भी भेंट मिलती थी वो बातें लिखनी थी। किन्हीं 2 स्तूपों के नाम की बात करें तो कौन सा हो गया? अपना सांची का स्तूप हो गया, सांची का स्तूप हो गया, बरहूत का स्तूप हो गया। इस प्रकार से कोई 2 नाम है वो देने थे। इब्न बतूता ने वानस्पतिक उपज पान का चित्रण किस प्रकार किया है? तो स्रोत से ये क्वेश्चन आया है। तो उसने कहा था पान एक ऐसा वृक्ष है जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता है और ये कोई फल नहीं होता, इसे केवल पत्तियों के लिए उगाया जाता है और फिर खाने के लिए इस पान के पत्ते के साथ सुपारी है वो ली जाती है, छोटी सुपारी, और फिर उसको चबाया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। अब हो सकता है कई बच्चे सोचे सर मैंने ये तो नहीं लिखा, मैंने तो वो जो सीधी पान नारियल उससे जुड़ी हुई बात है, तो ठीक है ये मानिएगा।
अगर आपने मिलता जुलता कोई आंसर लिखा है तो 2 नहीं देगा तो एग्जामिनर 1 नंबर, आधा नंबर, पौना नंबर, अब 50% मिलने की संभावना रहती है। मिलता जुलता कोई भी आंसर लिया है तो उस हिसाब से आप अपनी मार्किंग कर सकते हो। उसके बाद में आपके विचार से चिश्ती सिलसिला किन विशेषताओं से लोकप्रिय हुआ? तो आपको पता है, एक तो वो मांग कर कुछ नहीं लेते थे, वो दान को खाने, कपड़े, रहने की व्यवस्था और महफिलों में खर्च कर देते थे। सूफी संतों की जो चमत्कारी शक्तियां हैं उनके ऊपर लोगों का विश्वास था, तो इस वजह से वो लोकप्रिय थे। तो ये 2-3 बातें आप लिख सकते थे। अगला प्रश्न 10वां, विजयनगर साम्राज्य के किन्हीं 2 राजकीय केंद्रों के जो नाम हैं वो आपको देने थे। तो इसमें आप एक तो वो लिख सकते थे, कौन सा, महानवमी वाला हो गया, महानवमी डिब्बा, महानवमी डिब्बा, और दूसरा क्या लिख सकते थे, सभा मंडप, सभा मंडप। देखिए खाली नाम लिखने थे और नंबर मिलना था। इसी कड़ी में बात करें पोलज और परोती जमीन में, तो पोलज की बात करें तो पोलज वो जमीन थी जिस पर रेगुलर खेती है वो होती है, जिसे खाली नहीं छोड़ा जाता, और परोती वो होती है जिसे कुछ टाइम के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि नेचुरल तरीके से वो उपजाऊ है वो जमीन हो जाए। तो ये सामान्य सी बात थी। उसके बाद में बात करें दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट इतिहासकारों को किस प्रकार की सामग्री है वो उपलब्ध है, वो करवाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन था, यहां से सिंपल सा क्वेश्चन। और आपके मैं बात करूं जो चैप्टर था, लास्ट चैप्टर आपकी सेकंड बुक का, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया। थर्ड जो आपकी बुक है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया, और उसमें ये कहा जा रहा है भी इस रिपोर्ट ने दंगा पीड़ित जिलों में जांच पड़ताल कराई, रैयत वर्गों, साहूकारों, चश्मदीद जो गवाह थे उनके बयान लिए थे, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो राजस्व की दरें हैं, कीमतें हैं और ब्याज के बारे में आंकड़े हैं वो इकट्ठे किए थे, और जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों का वो संकलन है वो किया गया था। उपनिवेशवाद और देहात का जो चैप्टर था उसका अंतिम टॉपिक दक्कन दंगा आयोग का अंतिम पेरे से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। इसी प्रकार अगला उपनिवेशवाद और देहात नामक अध्याय में कुदाल और हल से क्या आशय है, ये तो आपको पता है इस चैप्टर का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ये सबके याद होता है भी। कुदाल क्या है? कुदाल था पहाड़ियों के जीवन का प्रतीक, पहाड़ियों के जीवन का प्रतीक। और वहीं हल की बात करें तो ये संथालों की शक्ति का प्रतीक था, संथालों की शक्ति का प्रतीक था। इसी कड़ी में बात करें सहायक संधि की कोई 2 शर्तें बताएं, तो सहायक संधि की जो बहुत सी जो शर्तें थी उन्हीं के अंतर्गत बात करें, यह भी बॉक्स से लिया गया जो क्वेश्चन था भी। एक तो अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से वो रक्षा करेंगे, दूसरा था सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी तैनात की जाएगी, सहयोगी पक्ष है वो इस टुकड़ी के रख रखाव की व्यवस्था करेंगे। तो और सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक से किसी से संधि नहीं कर सकता बिना अंग्रेजों की अनुमति के। तो इन 4 में से कोई 2 बातें हैं वो आपको लिखनी थी। इसी कड़ी में 15वां क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा में अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए सुझाव क्या दिए गए थे? कोई 2 सुझाव, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कोई 2 सुझाव देने थे। तो एक तो ये दिया गया था वहां पर जो हिंदू टेम्पल है, जो हिंदू मंदिर है वो सभी जातियों के लिए खोल दिए जाए, कोई रुकावट नहीं हो किसी को आने जाने की। और दूसरा था भी सरकारी नौकरी या जो चुनाव है उनके अंदर इन लोगों को क्या मिल जाए, आरक्षण मिल जाए, आरक्षण का प्रावधान है वो किया गया था। तो सभी हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया जाए, विधायिका और सरकारी नौकरी में आरक्षण है वो दिया जाए, ये इस प्रकार के सुझाव है वो दिए गए थे। अब चलिए बात करते हैं खंड 6 की तरफ। मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से प्राप्त होती है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मिलता जुलता आंसर लिखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने 1 पेज या 1 से भी कम लिखा है तब भी नंबर मिलेंगे आपको, और अगर आपने शॉर्ट में बिल्कुल उत्तर लिखा है तो आनुपातिक 3 में से 1-1.5 नंबर मिल जाएगा। अब 3 नंबर वाले प्रश्नों में अथवा थे आपका जो भी प्रमुख राजनीतिक केंद्र कोई भी कर सकते थे, बौद्ध दर्शन की प्रमुख शिक्षाएं लिखते या वैष्णववाद का विकास किस प्रकार से हुआ, बहुत ही सिंपल थ्योरिकल। और सबसे बड़ी बात आप देख पा रहे हो ना, कहीं कोई पासबुक से पेपर नहीं बना हुआ है,
पाठ्य पुस्तक से लाइनें लिखाई है, तो आप सब साथियों को कहूंगा, आने वाले अपने साथियों को आप जरूर कहना भी पाठ्य पुस्तक पर विश्वास है वो करें। साल भर जब पाठ्य पुस्तक को बार बार रिवाइज करते जाते हैं तो सब कुछ आसान हो जाता है। अगला प्रश्न 18वां, मुगलकालीन भारत में कभी कभी किसान दस्तकारों के बीच फर्क करना मुश्किल होता था, कथन की विवेचना। ये जो आपका चैप्टर है ना, किसान, जमींदार और राज्य वाला, वहां से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। जो टॉपिक है ना ग्रामीण दस्तकार का, एक जो टॉपिक है वहां से इस क्वेश्चन को उठाया गया है, ग्रामीण दस्तकार में भी। और दूसरे पेरे के अंदर ये लाइन लिखी हुई है, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म के काम करते थे, खेतियार परिवार के सदस्य कई प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन में जुड़े हुए थे, वो रंगरेजी, कपड़ों की छपाई, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, इन बहुत सी चीजों का जिक्र था। जजमाना व्यवस्था का जिक्र इसके अंतर्गत आ जाता है, तो वो बातें। या फिर मुगलकालीन भारत में पंचायती कार्यों की अगर बात करें तो उससे पहले वाला वही आपका मुकद्दम मंडल, मैंने कहा ना जिस टॉपिक से 1 नंबर का आया, कहीं कहीं जाकर उसी में से 2 या 3 वाला प्रश्न भी पूछ लिया है। 1857 का आंदोलन किस प्रकार जो शुरू हुआ, ये आपका क्वेश्चन है, आपकी लास्ट थर्ड जो बुक है उसका टॉपिक है भी। 1857 का आंदोलन है वो किस प्रकार से शुरू हुआ, और या फिर अफवाहें और विश्वास क्यों कर रहे हैं, तो सीधा टॉपिक है 1.4 टॉपिक अफवाहें और भविष्यवाणियां। बस उसमें से जो भी बातें आपने लिख दी वो आपको बतानी थी। अफवाहों पर लोग विश्वास 1.5 वाला है जी, लोग अफवाहों में विश्वास क्यों कर रहे थे, ये चीजें थी। और इससे ऊपर वाला जो है उसका जहां से चैप्टर शुरू हुआ है टॉपिक है ना, सैन्य विद्रोह कैसे शुरू हुआ, 1857 वाला जो चैप्टर है वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ही इसका आंसर हो गया। बड़े प्रश्नों की बात करें खंड 2 की, तो गुरु नानक जी से जुड़ी हुई शिक्षाएं, तो जो भी गुरु नानक जी से जुड़ी हुई बातें वो सारी इसमें लिखनी है, कम से कम 1.5 पेज या 2 पेज में कम से कम उत्तर इसका लिखना। अलवार नैनार, ये सिंपल क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन आना ही आना था, तो 100% आपने उसको आसानी से किया ही है। और इसी कड़ी में अगर बात करूं तो मैप के जो क्वेश्चन आए हैं ये तो अच्छे से भर ही दिए आपने। राखी गड्डी है, राखी गड्डी की बात करें तो ये कहां पर है, हरियाणा में भरना था। नासिक की बात करें तो ये महाराष्ट्र वाली साइड में, पाटलिपुत्र है ये बिहार के अंदर, आप कहीं भी लिखते हैं वर्तमान में। कलिंग है वर्तमान के उड़ीसा के अंतर्गत हो गया। मेरठ है वो यूपी में आ गया। रंगपुर की बात करें तो ये हो गया कहाँ, गुजरात वाली साइड हो गई। अजंता की बात करें तो महाराष्ट्र वाली साइड हो गई। उज्जैनी की बात करें तो एमपी। मद्रास की बात करें तो तमिलनाडु। मथुरा है वो यूपी के अंदर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, ये था 2024 राजस्थान आरबीएसई का 2024 का हिस्ट्री का, इतिहास का पेपर था, और बहुत ही प्यारा पेपर है। फटाफट है ना आप अपना किस प्रकार का पेपर है वो रहा वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिएगा। जिनका जो भी पेपर अभी और रहा है अच्छे से तैयारी करनी है, और आप ये सोच के चलिएगा जो तैयारी आप कर रहे हो पेपर लगभग वही आ रहा है, और हमारा सपना सच होने जा रहा है अब की बार 90 पार। चलिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में। आगामी पेपर्स के लिए आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।